आ जाइए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के साइंस क्लासेस पर। तो मेरे दोस्तों, जो आज की क्लास रहेगी वो आज की क्लास साइंस के क्वेश्चंस की रहेगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मेरा भाई आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, एनए जिसकी भी तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए ये क्लास बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया। तत्वों का वर्गीकरण करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था भाई? वो लोथल मेयर था, वो मेंडलीफ था, न्यूलैंड था, या फिर डॉबे राइनर था? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, तत्वों का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वो किसने किया था? डॉबे राइनर ने। ठीक है जी। ये डॉबे रेनर लिख रखा है, डॉबे राइनर या डॉबे रेनर एक ही बात है। तो ध्यान रखना, आंसर होगा डी। ठीक है जी। आगे की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो वो बच्चा किसने किया था? लोथर मेयर ने, डॉबे रेनर ने, मेंडलीफ ने, या फिर न्यूलैंड ने? तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित जो आपका तर्क का सिद्धांत नियम प्रतिपादन किया था बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, वो किसने किया था? आपका डॉबे रेनर या डॉबे राइनर ने ही किया है। ध्यान रखिए बच्चा, क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा सेकंड का। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े शानदार आपके जवाब आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये अष्टक जो है बच्चा, इसको बोलते हैं ऑक्टेव रूल्स। क्या बोलते हैं? ऑक्टेव रूल्स के बारे में जो बताया था वो कौन सा आपका साइंटिस्ट है? शर्मा ने, डॉबे रेनर ने, न्यूलैंड ने, या फिर मेंडलीव ने? तो बच्चा ध्यान रखना, जो अष्टक सिद्धांत के बारे में बताया था वो आपका है न्यूलैंड। कौन है बच्चों? न्यूलैंड। शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुंदर। चलिए, तो ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया है? तो बच्चा मेंडलीफ है, मोसले हैं, डॉल्टन हैं, या फिर रदरफोर्ड हैं? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो ध्यान रखना बच्चा, कौन कहे जाते हैं? मेंडलीफ ही आवर्त सारणी के निर्माता कहे जाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर और भी चीज़ें होती हैं। डॉल्टन हैं, जो जॉन डॉल्टन हैं, ये आपके परमाणु के हैं, मतलब एटम के खोजकर्ता हैं। ठीक है जी, किसके? एटम के खोजकर्ता कहे जाते हैं मेरे बच्चों। और रदरफोर्ड जो हैं, ये परमाणु के परमाणु के केंद्रक के खोजकर्ता हैं। ठीक है जी। परमाणु के केंद्रक के जो खोजकर्ता हैं वो रदरफोर्ड, जो एटम के परमाणु के खोजकर्ता हैं वो जॉन डॉल्टन, और मेंडलीफ को आवर्त सारणी के निर्माता कहा जाता है। मोसले को भी कहा जाता है क्या? आवर्त सारणी का पितामह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था बच्चों? तो न्यूलैंड ने, डॉबे रेनर ने, मोसले ने, या मेंडलीफ ने? तो ध्यान रखना, आधुनिक आवर्त नियम का जो प्रतिपादन किया था बच्चा, वो कौन कहे जाते हैं? मेंडलीफ ही कहे जाते हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखिए, लगभग बेटा मैंने इस पीरियड टेबल से लगभग 5 से 7 क्वेश्चंस आपके लेकर आया हूँ। तो जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन होती है आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो बच्चा जोसेफ प्रिस्टले ने, आर्यभट्ट ने, मैडम क्यूरी, या फिर हेनरी पेक्यूरल? जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है?
तो ध्यान रखना, रेडियो एक्टिविटी के खोजकर्ता जो हैं वो हैं हेनरी बैक्यूरेल। कौन है जी? हेनरी बैक्यूरेल। ऑक्सीजन के खोजकर्ता की मैं बात करूं तो सीले और प्रिस्टले जो थे ये ऑक्सीजन के खोजकर्ता हैं। ठीक है जी। ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है? सीले और प्रिस्टले जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। 1948 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो बच्चा बताना है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रशेखर, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा या फिर हरगोविंद खुराना? जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो बच्चा उनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। क्या नाम था? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? आपके होमी जहांगीर भाभा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 8। ई इजकल टू एम सी स्क्वेयर का प्रतिपादन किसने किया? ई इजकल टू एम सी स्क्वेयर, ई का मतलब होता है बच्चा, ई का मतलब होता है एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी होता है। एम का मतलब होता है कोई भी मास, मतलब द्रव्यमान। और सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। मास, द्रव्यमान, स्पीड ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाश की वेग, और एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो ये बताया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, गैलीलियो ने या फिर चार्ल्स डार्विन ने? तो बच्चा ध्यान रखिए, एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था एनर्जी के बारे में। ठीक है जी, फिजिक्स का फादर भी इनको कहा जाता है, एल्बर्ट आइंस्टीन को। ठीक है जी, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? रिलेटिविटी के बारे में जो बताया था, कौन सा सिद्धांत किसने दिया है? आइंस्टाइन ने, डार्विन ने, डाल्टन ने या फिर कैवेंडिश ने? जल्दी से बताइए किसने दिया है भाई। तो ध्यान रखना, सापेक्षता का सिद्धांत भी किसने दिया है? आपका आइंस्टाइन ने दिया है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए, यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर करें। आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देगा। हम आपके लिए ऐसे ही प्रत्येक दिन ऐसे ही क्लासेस लाते रहेंगे दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? वो रोंटजन ने, रॉबर्ट हुक ने, जोसेफ लिस्टर ने या फिर जोसेफ प्रिस्टले ने? जल्दी से बताइए। एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो सूत्रपात किया था बच्चा, वो किसने किया था? जोसेफ लिस्टर। किसने किया था बच्चों? एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो सूत्रपात किया है वो किया है जोसेफ लिस्टर ने। रॉबर्ट हुक ने किसके बारे में बताया था बेटा? कोशिका के खोज करता है, रॉबर्ट हुक कोशिका के बारे में है। रोंटजन जो थे वो एक्सरे के खोज करता है। ठीक है जी, ध्यान रखिए। और जोसेफ प्रिस्टले, चीले और प्रिस्टले जो हैं वो हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद? जल्दी से बताते रहिए, कमेंट भी करते रहिए और जवाब भी देते रहिए मेरे दोस्तों, क्या आंसर होगा। दोस्तों जल्दी से बताइए तो क्या होगा। विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है वो कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम के अंदर है। ठीक है जी, किसमें है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर पड़ता है ये आपको कमेंट करके बताना है, तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर आगे है। यदि आपसे पूछने लगे, देखिए आपसे पूछने लगे अहमदाबाद किसका है? ये पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है जी, यदि आपसे पूछने लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश में। और बेंगलोर जो है बेटा, ये कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम आपको बताना है कहाँ पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताइए, कवकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या फिर जेनेटिक्स? तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इसका जो जवाब होगा, कवकों का अध्ययन जो होता है वो बच्चा माइकोलॉजी।
ठीक है, क्या होता है? माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। याद करने का तरीका ऐसा होता है, माइक में और कब का बोला है, लॉजिक बन जाता है ना भाई, तूने माइक में कब का बोला है, तो बताइए कब का बोला है तूने। तो माइक में कब का बोला है, तो इसका मतलब हो गया भाई साहब माइक में कब का बोला है, तो माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। और फाइकोलॉजी होता है, फाइको, एक होता है बच्चा फाइको, क्या होता है? फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी जो होता है वो होता है आपका शैवालों का, इसका होता है शैवालों का अध्ययन होता है, ठीक है जी, शैवालों का अध्ययन होता है। आगे चलिए, यदि हम पूछने लगे एंटोमोलॉजी, तो बच्चा ये होता है कीटों का, इसका होता है कीटों का अध्ययन, ठीक है, कीटों का अध्ययन होता है। यदि आपसे पूछो नेफ्रोलॉजी, ये होता है किडनी का, इसका होता है बच्चों किडनी का होता है मेरे दोस्तों। और जेनेटिक्स जो होता है ये होता है अनुवांशिकी का, अनुवांशिकी, ठीक है बच्चा, शानदार। ध्यान रखना बच्चा, ये चीज़ें आप लिखते रहिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज़ें हैं, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको पता पड़ेगा कि सर हम, तैयारी है हमारी बहुत ही स्ट्रांग तरीके से है, ठीक है जी। तो ध्यान रखिए भाई विशेष तौर पर। अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जल्दी से पढ़िए। चलिए दोस्तों, देखिए मेरे दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, एकोस्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी, न्यूमिस्मेटिक्स, जल्दी से बताइए क्या कहलाता है बच्चा। ध्यान रखना, सिक्कों का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक। क्या बोला जाता है? सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है। एंटोमोलॉजी अभी मैंने आपको बताया था, ये कीटों का होता है, ठीक है जी, किसका होता है? कीटों का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। आगे की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम में, या फिर कोलकाता में? जल्दी से कमेंट करके बताइए 14 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो होता है, जो आपका सेलुलर और मॉलिक्यूलर जो है वो आपका पड़ता है हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? जो आपका जीव विज्ञान केंद्र है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जो है वो हैदराबाद के अंदर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15। सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है, तो कहाँ पर होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? सभी को पता होगा, बहुत पुराना क्वेश्चन है, कोलकाता में, नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, फिर हैदराबाद में। तो बच्चों विशेष तौर पर ध्यान रखिए, सेंटर फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो आपका कहाँ पर पड़ता है? हैदराबाद। कहाँ पर पड़ता है? हैदराबाद के अंदर पड़ता है। और जल्दी से बता दीजिए हैदराबाद जो है वो किसकी राजधानी है? ठीक है जी, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16 है, हाइड्रोजन बम किस आविष्कार अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम होता है किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उत्परिवर्तन, या फिर संवेग संरक्षण? तो बच्चा हाइड्रोजन बम जो होता है, तो ये बच्चा उस पर कार्य करेगा जिस पर आपका सूर्य कार्य करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना वो कौन सा होता है? नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन प्रोसेस में क्या होता है बच्चा? आपके हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैसेस होती हैं, जिनके मिलने से आपका सूर्य का प्रकाश या ऊर्जा बनती है, ठीक है जी। चलते हैं आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। परमाणु बम किस अभिक्रिया या पर आधारित है? परमाणु बम आ गया, वहाँ हाइड्रोजन बम था, तो परमाणु बम था और हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम था आपका नाभिकीय संलयन पर, और हाइड्रोजन परमाणु बम है वे किस पर करता है? नाभिकीय संलयन, संचरण, संवहन, या नाभिकीय विखंडन? जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना बच्चा, जो परमाणु बम होता है वो काम करता है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर। एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और ये होता है न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बच्चों? रडार के आविष्कारक कौन है? रडार के आपके आविष्कारक पूछने लगे, तो रडार के आविष्कारक कौन है बच्चा? तो वो कौन होते हैं भाई? फ्रैंक विटल हैं, अल्बर्ट टेलर हैं,
या फिर लैंड स्टीनर हैं, या फिर मार्कोनी हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए रडार के आविष्कारक कौन हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, रडार के जो आविष्कारक कहे जाते हैं वो हैं एल्बर्ट टेलर। कौन है बच्चा? रडार के आविष्कारक जो हैं वो एल्बर्ट टेलर हैं। इस तौर पर ध्यान रखिए, लैंड स्टीनर को कहा जाता है बेटा रक्त रक्त वर्ग समूह के खोजकर्ता। रक्त वर्ग समूह के खोजकर्ता कहा जाता है किसको? लैंड स्टीनर को। मार्कोनी को कहा जाता है रेडियो के खोजकर्ता। और बच्चा एल्बर्ट टेलर को कहा जाता है रडार के आविष्कारक या खोजकर्ता। ठीक है जी, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा। बहुत शानदार बच्चों आपका जवाब आ रहा है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देगा। हम प्रत्येक दिन ऐसे ही क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की है? न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो की खोज किसने की है बच्चा? रदरफोर्ड ने, पाउली ने, एडरसन ने, या फिर चैडविक ने? तो न्यूट्रॉनो की जो खोज की है बच्चा वो की है आपकी पाउली ने। किसने की है? पाउली ने। रदरफोर्ड को केंद्रक का खोज करता है, केंद्रक का खोज करता। ठीक है जी, केंद्रक का खोज करता रदरफोर्ड है। एडरसन को कहा जाता है बच्चा आपका पॉजिट्रॉन का खोज करता है। और चैडविक को कहा जाता है बच्चा, जेम्स चैडविक जो वो हैं वो किसके खोज करता है? न्यूट्रॉन के। ठीक है जी, सॉरी किसके हैं? हाँ, तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जो है बच्चा वो कौन है? आपके चैडविक हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20। आवर्त के नियम की खोज किसने की? टॉर्सोली ने, या फिर आइंस्टाइन ने, या फिर जॉनसन है ये, या फिर मेंडलीफ ने? तो आवर्त के नियम की जो खोज की है बच्चा वो किसने की है? वो मेंडलीफ ने ही की है। ठीक है जी, किसने की है? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ को कहा जाता है आवर्त सारणी का फादर। देखिए बच्चा, जो टॉर्सोली लिखा हुआ है ये है बच्चा आपका वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब जो होता है इसके बारे में बताता है ई टॉर्सोली। ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर की खोज करता कौन है बच्चा? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर की खोज करता है ई टॉर्सोली। आइंस्टाइन जो कहे जाते हैं वो एनर्जी ऊर्जा की खोज करता है जॉनसन जो हैं वो कमेंट करके बताइए। और मेंडलीफ आपको सामने है ही। ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यदि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब आपके सामने बन रहा है तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा? वो वास्तविक तथा सीधा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, काल्पनिक तथा सीधा होगा, या फिर आपका काल्पनिक तथा उल्टा होता है? ध्यान रखना, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है आपका काल्पनिक तथा कैसा होगा? सीधा होगा। काल्पनिक और कैसा होगा? सीधा होगा मेरे दोस्तों, उत्तल दर्पण से बनेगा। उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है, दुगनी होती है, तीन गुनी होती है, या फिर चार गुनी होती है? जल्दी से बताइए कितनी होगी भाई। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? जल्दी से बताइए, क्या कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना बच्चा, कितनी होती है? आधी होती है। कितनी होती है बच्चा? आधी होती है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। क्या कह रहा है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? जो नाई वाला शीशा जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो ध्यान रखना बच्चा, वो उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है, या फिर गोलीय दर्पण है? तो सभी को बताया सर जी, हजामत वाला जो शीशा होता है, दाढ़ी बनाने वाला जो शीशा होता है वो आपका कौन सा होता है? अवतल दर्पण। ठीक है जी, तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, गाड़ी की
आगे जो सर्च लाइट होती हैं, टॉर्च की जो आपका शीशा होता है, डॉक्टर की टॉर्च का जो शीशा होता है, हजामत वाला जो शीशा होता है, वो सभी अवतल दर्पण होते हैं। ध्यान रखिए। तो बात करते हैं आगे की तरफ। और गोलीय दर्पण के ही दो भाग होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द्रव्य का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। द्रव्य का रिलेटिव जो डेंसिटी है वो किससे मापी जाएगी? द्रव्य की हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, रेन गेज से, ओडोमीटर से। तो ध्यान रखना बच्चों, जो आपको नहीं, हाइड्रोमीटर जो होता है ये मापता है द्रव्य का अपेक्षित घनत्व। रेन गेज बता वर्षा की वर्षा की मात्रा को मापता है कि कितनी वर्षा हुई है, रेन गेज जो होता है। ओडोमीटर जो होता है बच्चा, ये दूरी को मापता है। क्या मापता है? दूरी को मापना। जो आपके मोटरसाइकिल गाड़ी के अंदर बताता है ना कि 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर आपकी मोटरसाइकिल या गाड़ी चल चुकी है, तो बच्चा वो होता है आपका ऑडोमीटर। रेन गेज बताता है भाई 25 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 26 सेंटीमीटर वर्षा हुई, हरियाणा के अंदर होती है 25-26 सेंटीमीटर वर्षा, तो वो बताता है किसे? रेन गेज के माध्यम से। और हाइग्रोमीटर जो होता है वो आप कमेंट करके बताएंगे। और हाइड्रोमीटर जो होता है बच्चा, वो द्रव का अपेक्षित घनत्व बताता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25, दूध की शुद्धता मापी जाती है किस यंत्र से? तो बताना भाई, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, किस यंत्र से मापी जाती है? तो बच्चा वो आपका लैक्टोमीटर है, पैदोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, या फिर टैकोमीटर है। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। वेरी गुड, आपके अच्छे जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड, शानदार बच्चा, शानदार। तो ध्यान रखना बच्चा, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है बच्चा? वो होता है लैक्टोमीटर। क्या होता है? दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। पैदोमीटर जो होता है बच्चा, ये किसी की क्या है? समुद्र के अंदर की गहराई को मापने का काम करता है। ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ चलेंगे। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत का जो पहला परमाणु जो रिएक्टर था उसका नाम क्या था बच्चा? वो आपको बताना है। अप्सरा है, अग्नि है, नाग है, या फिर रोहिणी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत ही शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड दोस्तों। क्या होगा? भारत का पहला जो परमाणु आपका रिएक्टर था उसका नाम था अप्सरा। क्या नाम था? अप्सरा पहला नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डीडीटी की खोज किसने की है भाई साहब? ये कीटनाशक होता है, आपने देखा होगा डीडीटी का जो है छिड़काव किया जाता है। इसके खोजकर्ता कौन है? पिनमैन है, जॉनी सॉल्क हैं, डॉक्टर पॉल मूलर हैं, या फिर जी डोमक हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो बच्चों ध्यान रखिए, जो आपका क्या होता है, इसके डीडीटी के जो खोजकर्ता हैं वो है डॉक्टर पॉल मूलर। कौन है? डॉक्टर पॉल मूलर। जॉनी सॉल्क हैं, ये बच्चा आपके होते हैं आपके पोलियो के। ठीक है जी, पोलियो के हैं जॉनी सॉल्क। ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और डॉक्टर पॉल मूलर जो होते हैं डीडीटी के खोजकर्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष जो हैं, विक्रम साराभाई, मेघनाथ साहा, सीवी रमन, अब्दुल कलाम। तो जल्दी से बताइए कौन कौन इसके आंसर होंगे बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, वही है कौन? विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के क्या हैं? अध्यक्ष कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलेंगे। देखो बच्चा, यही व्यक्ति थे जिन्हें सीवी रमन, जिन्हें भौतिकी में नोबेल मिला था। नहीं मिला था बच्चा, किसमें? भौतिकी में नोबेल। ठीक है जी, भौतिकी में जो नोबेल मिला था सबसे पहले, वो कौन से थे भाई? सीवी रमन। अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं, इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है मेरे दोस्तों। चलिए आगे तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 29, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है बच्चों? तो जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए भाई क्या आंसर होगा। ट्रेजर हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं, वेक्समैन हैं, लुइस पैस्चर हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों। वेरी गुड, शानदार, बहुत अच्छे आपके जवाब आ रहे हैं दोस्तों, वेरी गुड। चलिए, तो ध्यान रखना, पेनिसिलिन के खोजकर्ता जो हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है बच्चों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके किसके हैं? पेनिसिलिन के खोजकर्ता हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, लुइस पास्चर हैं जो पाश्चराइजेशन के, पाश्चुरीकरण के आपके कौन है? पाश्चुरीकरण के जो खोजकर्ता हैं वो हैं आपके लुइस पास्चर हैं।
और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेंसिल। तो लगाना है लॉजिक आपको कैलेंडर में किससे, पेंसिल से निशान लगाना है, तो ऐसे लगा लीजिए। आप मार्क करना है भाई, आपको 22 का आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप पेंसिल से आप मार्क करते चलोगे तो क्या होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कैलेंडर में पेंसिल से निशान लगाना है। तो पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, की स्थापना कब हुई, 1970, 1994, 1874, 1972। जल्दी से बताइए कि भारतीय अनुसंधान इसरो की स्थापना कब की गई। दोस्तों कितने में की गई थी, 1972। कब की गई थी, भारतीय अनुसंधान की जो स्थापना की गई थी वो इसरो की गई थी, वो अंतरिक्ष अनुसंधान की, तो 1972, 1972 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 31। धावन सोडा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बच्चा वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, वो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम क्लोराइड। जल्दी से कमेंट करके बताइए धावन सोडे का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, और रासायनिक नाम भी बताना है। तो बच्चा वो होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, Na2CO3.10H2O। ये किसका होता है दोस्तों, ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं खाना खाना सोडा। क्या कहते हैं, खाना सोडा, जो होता है NaHCO3। ठीक है जी, ध्यान रखिए। आगे की तरफ चलेंगे, और ये सोडियम क्लोराइड होता है, इसको हम बोलते हैं NaCl। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बच्चों, कमेंट करके बताते रहिए क्या आंसर होगा। रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा मेरे बच्चों। तो ध्यान रखना भाई, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत शानदार। रेटिनॉल होता है विटामिन ए का, फेरॉल होता है विटामिन डी का, और टोकोफेरॉल जो होता है बेटा होता है विटामिन विटामिन किसका, ई का। ठीक है जी। विटामिन ई का जो होता है वो टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का, और बच्चा जो रेटिनॉल होता है विटामिन ए का होता है। आगे की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है बच्चा, वो किस विटामिन की कमी से होगा, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो बच्चा ध्यान रखिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है बच्चा, कौन सा, रतौंधी। बी की कमी से होता है बेरी बेरी। ठीक है जी। विटामिन बी 1 जो होता है बेरी बेरी होता है। विटामिन सी से होता है बच्चा आपका स्कर्वी, और बच्चा डी से होता है रिकेटस। ठीक है जी, ध्यान रखिए, इन चीज़ों को राइट डाउन करते रहिए और चलते रहिए। ठीक है बच्चों, शानदार, वेरी गुड। गुड इवनिंग दोस्तों। जो बच्चा चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। अपने यूट्यूब चैनल का को भाई साहब ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर ले, जब भी हमारी वीडियो आएगी आपको प्रत्येक दिन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तक कंटेंट पहुंच जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 34 है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस जो होती है, हंसाने वाली जो गैस होती है, उसका नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोपिक्रिन होता है, मिथेन होता है, फिर ओजोन होता है। तो बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, जो आपका क्या होता है, लाफिंग गैस जो होती है उसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। मिथेन गैस को बोलते हैं बच्चा आपका CH4। ओजोन को बोलते हैं O3। और क्लोरोपिक्रिन जो होता है इसको हम बोलते हैं आंसू गैस भी कह देते हैं। ठीक है जी, आंसू गैस भी हम किसको कह सकते हैं, क्लोरोपिक्रिन को आंसू गैस भी कह सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। आपने सुना होगा POP, इसकी फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस कह सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2KOH होता है, या फिर CaSO4.H2O होता है, या फिर Na2SO4.10H2O होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है बच्चा, ये होता है CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है जी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 होता है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई।
क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट इसका है, ऑप्शन फर्स्ट 1863, बी ऑप्शन 1972, सी ऑप्शन 1969 और ऑप्शन नंबर डी 1965। जल्दी से बताइए अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना बच्चा, कब की गई थी? उसकी की गई थी बी में। तो कब की गई थी भाई साहब, क्या होगा आंसर इसका? 1972। कब क्या है बच्चा? अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी 1972। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 37। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है, तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी बच्चा? वो यूरिन गागरिन थी, संतोष यादव थी, वेलेंतीना तेरेस्कोवा थी, या फिर आपका बच्चा बछेंद्री पाल थी। जल्दी से कमेंट करके बताना है क्या आंसर होगा 37 का। तो बच्चा वो कौन थी अंतरिक्ष में जाने वाली, कौन सी थी? वेलेंतीना तेरेस्कोवा। कौन थी? वेलेंतीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखिए। आगे की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 38 है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? सोडियम का सिंबल क्या होता है मेरे दोस्तों? तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? एस होता है, एसओ होता है, Na होता है, SN होता है। ध्यान रखना वो क्या होता है? आपका सोडियम का सिंबल होता है Na। बहुत अच्छा, शानदार आपके जवाब आ रहे हैं। SN किसका होता है कमेंट करके बताना है। ये टिन का होता है या फिर शीशे का होता है? SN जल्दी से कमेंट करके बताना है भाई, देखते हैं आपका किस क्या आंसर होगा। तो Pb जो होता है उसको शीशा बोलते हैं, लेड जो होता है, और टिन का क्या होता है? SN। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। AU, AG, CU तथा Fe में सबसे अधिक तन्यता किसकी होती है? सोने में, चांदी में, कॉपर में, लोहे में? क्या क्या बोलते हैं बच्चा? यहाँ सिंबल देख लीजिए, ये होता है सोना, ये होता है चांदी, ये होता है तांबा, और ये कह रहा है लोहा। इन चारों में पूछ रहा है सबसे ज्यादा तन्यता किसकी होती है? AU की, AG की, CU की, Fe की। तो ध्यान रखने बच्चा, सबसे ज्यादा जो तन्यता होती है वो सोने की होती है। किसकी होती है बच्चों? सोने की सबसे ज्यादा होती है। आंसर नंबर क्या होगा? ए होगा। कहते हैं कि 1 ग्राम सोने में, 1 ग्राम जो सोना होता है, सोना, उसमें 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है भाई। तो इतनी तन्यता होती है इसके अंदर। तन्यता का मतलब होता है डक्टाइल। क्या होता है बच्चा? डक्टाइल या डक्टिलिटी जो होती है, तन्यता का मतलब है पतले पतले तार बनाए जाना। ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 40 है। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो 50%, 75%, 60% या फिर 100%? तो 18 कैरेट में बेटा जो सोना पाया जाता है वो कितना होता है? वो 75% होता है भाई। 25% क्या होता है उसमें फिर? तांबा। क्या होता है? तांबा 25% होता है, और जो सोना होगा वो 75% क्या होता है? सोना। ठीक है जी, जो आभूषण बनाए जाते हैं, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है आपका? कोई भी आभूषण जो आपके कानों में पड़े हुए हैं या आपने कोई भी अंगूठी टाइप में पहन रखी है, वो सभी। ठीक है, क्योंकि तांबा इसलिए मिलाया जाता है जिससे क्या हो जाता है बच्चा, वो नरम ना रहे, उस कठोर बन जाए, इसी वजह से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 41। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो डायनामाइट में क्या होता है? TNT होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है, या फिर पिक्रिक अम्ल होता है, या फिर RDX होता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? बच्चे कमेंट करके बताते रहिए, बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं। ध्यान रखना, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ये किसके अंदर होता है? डायनामाइट के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 42 है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? वैसे बच्चा ध्यान रखना, मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है 65% वाटर होता है मनुष्य के शरीर में। अब यहाँ पर ऑप्शन में 65% तो दे नहीं रखा ना, 10% दे रखा है, 20%, 5%, 80%। तो इसके अकॉर्डिंग आपको 80 लगाना, परंतु ये होगा 65%। मनुष्य के शरीर में इतना पानी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। चलिए आगे तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। मनुष्य का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? मनुष्य का तापमान होता है नॉर्मल कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट, या फिर 66 डिग्री फ़ारेनहाइट? जल्दी से बताइए। तो बच्चा आपको पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये मनुष्य का बॉडी टेम्परेचर है, आपका बॉडी टेम्परेचर है। इसका मतलब जब आप क्या हो? स्वस्थ हो। ठीक है जी, स्वस्थ मनुष्य का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका 98.6 कह दो, या आप कह सकते हो 37 डिग्री सेल्सियस कह दो, या फिर 310 केल्विन कह दो। बात एक ही है, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है जी, आप स्वस्थ मनुष्य जब हो, जब आपका इन तीनों का क्या है? सेम वैल्यू चल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 44। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः में पचता है भाई। भोजन जो होता है मुख्यतः सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन कहाँ पर होता है?
तो उदर में होता है, मतलब पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में। तो ध्यान रखना बच्चा, जो भोजन का पूर्ण पाचन होता है वो होता है बेटा छोटी आंत में। ठीक है जी, संपूर्ण पाचन, होल डाइजेशन ऑफ फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है बच्चों, वो कितनी होती है, जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको। वो कितनी होती है बच्चा? वो होती है आपकी 6 से 6.5 मीटर। ठीक है जी, 6 से 6.5 मीटर। और जो बड़ी आंत की लेंथ होती है वो लगभग कितनी होती है? 1.5 से 2 मीटर भी हम कह सकते हैं। तो किसकी होती है बच्चा? वो होती है आपकी बड़ी आंत की। लीवर का वेट कहने लगे तो वो होता है 1.5 kg। ठीक है जी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तो सीधे से आंसर देख लीजिए बच्चा क्या होगा। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, और अपचित भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 45। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करेगा बच्चा? जल्दी से बताइए। तो पनीर से, पालक से, मछली से, दूध से, किससे प्राप्त करेगा मनुष्य लोहा? तो ध्यान रखना बच्चों, वो प्राप्त करता है किससे? पालक से। किससे? पालक से आपको क्या मिलेगा? लोहा, आयरन मिलता है। पालक से मिलेगा, प्लस में गुड़ से मिलेगा, या फिर आप कह सकते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनसे सभी से क्या मिलता है बच्चा? आपको क्या मिलता है? लोहा मिलता है मेरे दोस्तों। चलिए, तो ध्यान रखना, आगे की तरफ चलेंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए, आपके जवाब बहुत अच्छे आ रहे हैं। वेरी गुड बेटा, गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। जो बच्चा नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और आप भी ऐसे ही मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो आपके शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रचुर तत्व कौन सा होता है? कार्बन होता है, कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। तो बच्चा आपको पता है मनुष्य के शरीर में क्या कर रहे हैं हम, मोस्टली ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है सभी में क्या होता है? कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाना तत्व क्या होता है? कार्बन। परंतु बच्चा आपको कहीं पर भी ना ऑक्सीजन भी मिल सकता है। ठीक है जी, ऑक्सीजन मिल सकता है मोस्टली आपका, तो ध्यान रखिए। तो कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन के मोस्टली ज्यादा 5 लाख यौगिक या कंपाउंड बताए जाते हैं। तो कार्बन जो होता है सभी के अंदर होता है। जैसे मैंने आपके सामने कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मान के चलो कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, इसमें कार्बन है। मैंने लिख दिया C6H12O6, इसमें कार्बन है। मैं कुछ भी फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है जी, जैसे मैं लिख रहा हूँ CH3COOH, इसमें भी कार्बन है। तो किसी में भी मोस्टली ज़्यादा मात्रा जिसकी होती है किसकी होती है बच्चा? कार्बन की होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 47। जी की इकाई, यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन मीटर पर किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम का स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो ध्यान रखना, आपको पता है जो कैपिटल जी होती है ये होती है नियतांक। नियतांक, ठीक है जी, नियतांक जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होती है, फिक्स वैल्यू होती है, ये चेंज नहीं होती है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम का स्क्वायर। देख लीजिए कहाँ पर आ रहा है, आंसर वही होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर होता है। छोटी जी का क्या होता है बच्चा? वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है? आपका छोटी जी का होता है। यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपना किलोग्राम का स्क्वायर है। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, आवेग माप है द्रव्यमान का, गति की मात्रा का, वेग का, या फिर भार का। तो बताया बच्चा आपको, जो इम्पल्स होता है, क्या बोलते हैं इसको? इम्पल्स बोलते हैं। तो ये होता है बच्चा बल गुना समय। ठीक है जी, फोर्स इनटू टाइम होता है। तो देख लीजिए आवेग का माप क्या होता है बच्चा? तो वो क्या होता है बच्चा आपका? इम्पल्स कह रहा है, तो ये बात करेगा किस पर भाई साहब? आपका बल गुना समय है। तो बल गुना समय क्या होगा भाई साहब? भार की हम बात कर सकते हैं आवेग पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 49 है, अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशियां वो राशियां होती है जिसको हम बोलते हैं बच्चा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है, परिमाण तो होता है, परंतु डायरेक्शन दिशा नहीं होती निश्चित। तो अदिश राशियां होती हैं। तो ऊर्जा कैसी राशि है? बल कैसी राशि? बल आघूर्ण। संवेग कैसी राशि है? त्वरण कैसी राशि है? तो बच्चा ध्यान रखना, अदिश राशि की मैं बात करता हूँ तो बच्चा वो होती है आपकी ऊर्जा, एक अदिश राशि होती है, इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है। ठीक है, बल आघूर्ण, संवेग और त्वरण, ये तीनों कैसी होती है? सदिश राशियां। कैसी राशि होती हैं? सदिश राशि। कॉपी पेन निकाल लीजिए बच्चा और लिखते रहिए मेरे भाइयों, ध्यान रखना। ठीक है जी, तो ध्यान रखना वो क्या होती है? सदिश राशि। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? इनमें से कौन सी सदिश राशि होती है? सदिश को बोलते हैं बच्चा वेक्टर। क्या बोलते हैं?
वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बेटा जिसमें आपका परिमाण तो होता ही होता है, परंतु साथ साथ में कोई निश्चित दशा होती है, वो होती है सदिश राशियां। तो तापमान, ऊर्जा, संवेग, दाब, कौन सा आंसर होगा? वेरी गुड, मजेदार आपके जवाब आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, संवेग जो होता है, मोमेंटम जिसको हम बोलते हैं, ये एक सदिश राशि है। बाकी की तीनों जो होती हैं ये कैसी राशि हैं? अदिश राशियां हैं। ठीक है जी, ये भी अदिश है और ये भी कैसी है? अदिश राशि होती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए बच्चों, हमने लगभग कितने क्वेश्चंस किए हैं? 50 क्वेश्चंस किए हैं और बड़े मजेदार क्वेश्चंस हैं आपके। 50 क्वेश्चन से आप लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करते जा रहे हो। तो आप ये समझ लीजिए 50 क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर आपने लगभग 100-150 क्वेश्चंस आपने किए हैं और बड़े मजेदार क्वेश्चंस हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने मित्रों के पास इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरा भाई नया जुड़ा है वो भी चैनल को सब्सक्राइब करे। चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।